नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत ब्रुनेई दारुसलाम ने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तृत साझेदारी तक बढ़ाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी। केंद्र और त्रिपुरा ने विद्रोही समूहों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार भारत को अति वित्तीयकरण यानी फाइनेंशियलाइजेशन के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत ब्रुनेई दारुसलाम ने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तृत साझेदारी तक बढ़ाया। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई दारुसलाम की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तृत साझेदारी तक बढ़ाया। आपको बता दें कि यह विस्तृत साझेदारी यानी इनहैंस्ड पार्टनरशिप भारत ब्रुनेई संबंधों में एक नए चरण का प्रतीक है। इसमें आपसी सहयोग और साझा रणनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। हालांकि इन दोनों देशों ने 1984 में ही राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। संयुक्त अभ्यासों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से रक्षा सहयोग का विस्तार करने की बात स्वीकार की गई। दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तारवाद की बजाय विकास की नीति को आगे बढ़ाने के महत्व पर सहमति व्यक्त की गई। ध्यान देने वाली बात है कि विशेषज्ञ इसे चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के कदम के रूप में देखते हैं। इसके अलावा समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमति प्रकट की गई है। उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग किया जाएगा। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी, वित्त, विनिर्माण और प्रसंस्करण सहित संबंधित क्षमताओं का लाभ भी उठाया जाएगा। अब समझते हैं आखिर भारत के लिए ब्रुनेई दारुसलाम का सामरिक महत्व क्या है। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में महत्वपूर्ण भागीदार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रुनेई आसियान का सदस्य भी है। ब्रुनेई में लगभग 14,000 भारतीय रह रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत ब्रुनेई से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत ब्रुनेई से प्रतिवर्ष लगभग 500 से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है और साथ ही भारत के नेतृत्व वाली पहल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट यानी VOGSS में भी ब्रुनेई ने लगातार भाग लेकर अपनी भागीदारी दर्शाई है। चलिए नजर डालते हैं हमारी अगली मुख्य खबर पर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया। ब्लॉकचेन एक वितरित बहीखाता तकनीक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। यह एक साझा और अपरिवर्तनीय बहीखाता होता है। इसका उपयोग बिजनेस नेटवर्क में लेन देन को अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड करने और संपत्तियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में हम गूगल डॉक के जरिए ब्लॉकचेन तकनीक की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। जब आप गूगल डॉक क्रिएट करके उसे किसी के साथ साझा या शेयर करते हैं तो प्रत्येक को शेयर करने के लिए आपको उस डॉक की कई कॉपियां बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सभी उस डॉक को समान रूप से एक्सेस कर सकते हैं। विश्वसनीय यानी BaaS के बारे में बात करें तो इसे ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है जो अलग अलग भौगोलिक स्थानों में फैला होता है। इसके तहत अधिकृत लोग यानी परमिशन ब्लॉकचेन आधारित एप्लीकेशंस का अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। ब्लॉकचेन ऐप्स का निर्माण और संचालन करने वाली कंपनियों के लिए BaaS थर्ड पार्टी सेवा के रूप में क्लाउड आधारित अवसंरचना एवं प्रबंधन प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति के तहत प्रदान किए गए व्यापक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क NBF का एक हिस्सा है। NBF का उद्देश्य स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, वित्त जैसे विविध क्षेत्रों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है।
इसका उद्देश्य अवसंरचना प्रदाताओं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स आदि सहित अलग अलग हितधारकों के बीच ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है। अब बात करते हैं विश्वस्य यानी BaaS की विशेषताओं की। पहली विशेषता है तेजी से एंड टू एंड परमिशन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का विकास और उसका उपयोग करना। दूसरी है प्रोडक्शन सेटअप के लिए रेडी टू यूज सिक्योरिटी ऑडिटेड ब्लॉकचेन कंटेनर्स। तीसरी विशेषता है ब्लॉकचेन विशेष सुरक्षा ऑडिट, दिशा निर्देश और सर्वोत्तम पद्धति। साथ ही भौगोलिक दृष्टि से वितरित 3 डेटा केंद्र हैदराबाद, पुणे और भुवनेश्वर में इसकी अवसंरचना का फैलाव। अन्य विशेषताओं में हितधारकों को आसानी से शामिल होने के लिए दस्तावेजीकरण के साथ रूपरेखा को संवर्धित किया गया है और प्रोटोटाइपिंग, अनुसंधान और सीखने के लिए NBF लाइटवेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का भी प्रदान किया गया है। अंत में MEITY द्वारा शुरू की गई अन्य पहलों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहली है NBF लाइटवेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। यह एक ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स है। इसे स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे जल्दी से एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप बना सके, शोध कर सके और विशेषज्ञता हासिल कर सके। दूसरा है प्रमाणिक कि मोबाइल ऐप्स के ओरिजिन की पुष्टि के लिए ब्लॉकचेन आधारित समाधान है। और तीसरी मुख्य पहल राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल विकसित करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी। इससे पहले बिहार, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 में राज्यों के पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या लगभग 12% थी। चंडीगढ़ में महिला पुलिसकर्मियों का सबसे अधिक हिस्सा 22% था, जबकि जम्मू और कश्मीर में यह 3.3% के साथ सबसे कम था। आइए अब जानते हैं आखिर पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं कानूनी प्रावधान की। पॉक्सो अधिनियम और प्रमुख आपराधिक कानूनों के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि यौन उत्पीड़न के प्रत्येक मामले को एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा और उसी के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। साथ ही किसी महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी और महिला की तलाशी महिला पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी द्वारा ही की जानी चाहिए। इसके बाद है महिलाओं के खिलाफ अपराध की बेहतर रिपोर्टिंग। महिला कार्मिकों की उपस्थिति महिला पीड़ितों के बीच विश्वास को बढ़ावा दे सकती है। इससे उन्हें अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। और अंत में पुलिस सामुदायिक संबंधों में सुधार करना। ऐसा इस कारण क्योंकि आमतौर पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा बल का कम प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में मौजूद चुनौतियों के बारे में। पहली चुनौती है रूढ़िवादिता। महिलाओं को पुलिस व्यवस्था की लंबी और अप्रत्याशित कार्य अवधि के लिए अयोग्य माना जाता है। इसके बाद है नीतिगत समर्थन की कमी। कई राज्यों में आरक्षण नीति का अभाव है। ऐसा इस कारण क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस राज्य सूची का विषय है। और अंतिम चुनौती है व्यवहारिक कार्यान्वयन का अभाव। उदाहरण के लिए बिहार पुलिस बल में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन पुलिस बल में उनकी वास्तविक भागीदारी लगभग 17.4% ही है। खबर के अंत में पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में जान लेते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने का सुझाव दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर कुल कार्मिक संख्या का 33% करने के लिए परामर्श जारी किया है। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा महिला कार्मिकों के लिए क्रेच और डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सभी परीक्षाओं के लिए महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्र और त्रिपुरा ने विद्रोही समूहों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार तथा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं।
NLFT और ATTF हिंसा का रास्ता छोड़ने, अपने सभी हथियार एवं गोला बारूद सरेंडर करने तथा अपने सशस्त्र संगठनों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। केंद्र ने त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के समग्र विकास के लिए 250 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र NER में विद्रोही गतिविधियों के लिए उत्तरदायी कारणों की बात करें तो ब्रिटिश पूर्व और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान से ही असम के पहाड़ी क्षेत्रों को एकीकृत करने की उपेक्षा की गई है। आर्थिक अवसरों की निरंतर कमी बेरोजगार युवाओं को सशस्त्र आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। जनजातीय समुदाय ध्यान आकर्षित करने के लिए बल के प्रयोग को अहिंसक असहमति की तुलना में अधिक प्रभावी मानते हैं। विद्रोही समूहों को भारी सहायता मिलती रहती है। अंत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शुरू की गई प्रमुख पहले और शांति प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शांति समझौते। सरकार ने हाल के दिनों में 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों में कमी लाना भी एक पहल है। उदाहरण के लिए त्रिपुरा से सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA 2015 में हटा लिया गया था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संघर्ष विराम या ऑपरेशन का निलंबन या अन्य समझौते संपन्न किए गए हैं। आखिरी है अंतर्राज्यीय सीमा समझौते। 2022 में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने अपने दशकों पुराने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। इस मिशन को PLSV C57 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रभामंडल कक्षा से सूर्य का पर्यवेक्षण करना है। इसे जनवरी 2024 में इसकी लक्षित प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया था। खबर की शुरुआत में आदित्य L1 मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका उद्देश्य कई पहलुओं के बारे में समझ विकसित करना है, जैसे कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड एक्सेलरेशन को समझना, कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME एवं सौर ज्वालाओं की उत्पत्ति की परिघटनाओं और पृथ्वी के निकट के अंतरिक्ष मौसम को समझना, सौर पवन के वितरण और अलग अलग दिशाओं में तापमान संबंधी विविधता यानी टेम्परेचर एनिसोट्रॉपी को समझना आदि। इसे लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर स्थापित किया गया है क्योंकि यहां से बिना किसी अवरोध या ग्रहण परिघटना के लगातार सूर्य का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। साथ ही यहां पर स्थापित सैटेलाइट आदि में ईंधन की कम खपत होती है। इसके तहत 7 पेलोड्स को प्रक्षेपित किया गया, जिसमें से 4 पेलोड्स सीधे सूर्य का पर्यवेक्षण करते हैं और 3 पेलोड्स L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सिटू अध्ययन करते हैं। इस प्रकार ये अंतर्ग्रहीय माध्यम या परिवेश में सौर गतिशीलता के प्रसारशील प्रभाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस मिशन की अवधि 5 वर्ष है। मिशन द्वारा अब तक अर्जित उपलब्धियों के बारे में बात करें तो विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ यानी VELC और सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT के माध्यम से सूर्य की तस्वीरें ली गई हैं। प्रभामंडल कक्षा की पहली परिक्रमा जुलाई 2024 के महीने में पूर्ण हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभामंडल कक्षा में आदित्य L1 को L1 बिंदु के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में 178 दिन लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य L1 मिशन के लिए इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC द्वारा विकसित अत्याधुनिक फ्लाइट डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर का पूर्ण रूप से सत्यापन हो गया है। आइए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और अन्य सौर मिशनों के बारे में जान लेते हैं। 1980 के दशक में जापान द्वारा हिनोतोरी एस्ट्रो A लॉन्च किया गया था। पार्कर सोलर प्रोब मिशन इसे 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया था। उल्लेखनीय है कि यह सूर्य को स्पर्श करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। इसके अलावा सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट यानी SOHO मिशन इसे नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। यह सबसे लंबे समय तक सक्रिय सूर्य पर्यवेक्षण उपग्रह है। खबर के अंत में लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स पर 2 विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उनके साथ साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्थापित उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बने रहते हैं। आपको बता दें कि 5 लैग्रेंज बिंदुओं में से L1, L2 व L3 अस्थिर है और 2 लैग्रेंज बिंदु L4 एवं L5 स्थिर है।
इसी के साथ अब नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार भारत को अति वित्तीयकरण यानी फाइनेंशियलाइजेशन के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। दरअसल वित्तीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान और वित्तीय अभिजात वर्ग का आर्थिक नीतियों एवं परिणामों पर अधिक प्रभाव स्थापित हो जाता है। इसका सीधा असर यह होता है कि वित्तीय मध्यवर्ती और प्रौद्योगिकियां हमारे दैनिक जीवन पर काफी गहरा प्रभाव डालने लगती हैं। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पारंपरिक तौर पर भौतिक परिसंपत्तियां जैसे रियल एस्टेट और स्वर्ण में निवेश करने के बजाय अब लोग वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में निवेश करने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वित्तीयकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? पहला कारक है खर्च करने की बढ़ती क्षमता के साथ मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। दूसरा, लोगों में मुद्रास्फीति के कारण फिक्स डिपॉजिट की तुलना में अन्य विकल्पों से अधिक रिटर्न हासिल करने की इच्छा। तीसरा, सरकार द्वारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को दिए जाने वाले प्रोत्साहन। और चौथा, डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन का बढ़ता स्तर। लेकिन अति वित्तीयकरण चिंता का विषय क्यों है? मुख्य वजह है असमानता में वृद्धि। वित्तीय आय का एक बड़ा हिस्सा जैसे स्टॉक्स और अन्य निवेशों से होने वाले लाभ समाज के सबसे धनी व्यक्तियों के पास जाता है, जो अक्सर आबादी का शीर्ष 1% होते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसा इस कारण क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की बजाय वित्तीय निवेश से अधिक लाभ होने लगता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था पर शेयर बाजार का अधिक प्रभाव स्थापित हो जाता है और रोजगार सृजन या जीवन स्तर में वृद्धि की अनदेखी होने लगती है। एक और बड़ा प्रभाव है आम लोगों द्वारा ऋण लेने में वृद्धि। वास्तविक आय में ठहराव के चलते आम लोगों की ऋण पर निर्भरता बढ़ सकती है। जैसा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में देखा गया है, नीतियों पर भी अति वित्तीयकरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वित्तीयकरण से प्रेडेटरी लैंडिंग, अधिक जोखिम उठाने और श्रमिकों के अधिकारों की उपेक्षा करने वाली नीतियों को बढ़ावा मिल सकता है। विकासशील देशों के लिए बहुत तेजी से बढ़ते वित्तीय बाजार और जटिल नवाचार उनकी अर्थव्यवस्था के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इन सब को संभालने के लिए विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं होती है। इसका उदाहरण 1997 और 98 का एशियाई वित्तीय संकट है, जब कई देशों की अर्थव्यवस्था इस बदलाव को संभाल नहीं पाई थी। इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी वित्तीय बाजार सावधानी से स्थिर और सुव्यवस्थित तरीके से विकसित हो, ताकि देश की अर्थव्यवस्था इन बदलावों के साथ तालमेल बिठा सके और किसी बड़े वित्तीय संकट से बचा जा सके। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं वीओ चिदम्बरम पिल्लई। इनका जन्म 5 सितंबर 1872 में हुआ था। इन्हें लोकप्रिय रूप से कप्पलोटिया तमिलियन और सेकिजुत्था सेमल कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहाज चलाने वाले तमिलियन को कप्पलोटिया, तमिलन और ऑयल प्रेस में कष्ट सहने वाला विद्वान व्यक्ति को सेकिजुत्था सेमल कहते हैं। 1906 में स्वदेशी जलयान चलाने वाले पहले भारतीय थे। यह उस दौर की एक बड़ी उपलब्धि थी जब भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। चिदम्बरम पिल्लई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे और तिलक के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह है कि वे श्रमिक कल्याण के प्रति भी काफी सजग थे। उन्होंने 1908 में तूतीकोरिन कोरल मिल्स हड़ताल में हिस्सा लिया था, जो श्रमिक अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। उनकी साहित्यिक कृतियों में मेयारम, मेयारिवु, तिरुकुरल पर एक भाष्य शामिल है। इसके अलावा उन्होंने तमिल व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ तोल्काप्पियम का संकलन भी किया। चिदम्बरम पिल्लई का जीवन नेतृत्व, कौशल, दृढ़ता और देशभक्ति के आदर्श मूल्यों से प्रेरित था। उनके ये जीवन मूल्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग यानी PCIM&H ने भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS एकीकृत प्रबंधन प्रणाली यानी IMS प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। PCIM&H आयुष मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है। RBI की डिप्टी गवर्नर ने कहा कि आने वाले दशकों में हाउस होल्ड सेविंग्स अर्थव्यवस्था के लिए ऋण का मुख्य स्रोत बनी रहेंगी।
उन्होंने कहा कि हाउस होल्ड सेविंग्स 2011 से 2017 के दौरान 10.6% से बढ़कर 2017 से 2023 के दौरान 11.5% हो गई है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में ओएनडीसी को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग श्रेणी के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी CPPS को मंजूरी दे दी है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करती है। इसके तहत पेंशनभोगी देश में कहीं भी और किसी भी बैंक तथा किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम यानी GAP के अंतर्गत इंडियन ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर यानी IGEIC को लॉन्च किया है। 2023 में GAP को डीप या इमर्जिंग ग्राफीन प्रौद्योगिकी और नवाचार पारितंत्र को पोषित करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका कार्यान्वयन डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने क्लासिकल और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वैज्ञानिकों ने ग्रेविटॉन्स नॉइज के आधार पर क्लासिकल और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के मध्य एक अनिश्चित संबंध यानी अनसर्टेनिटी रिलेशन का पता लगाया है। देश में पहली बार फ्रिनराच ने डिसिपियंस प्रजाति की मकड़ी को असम के कामरूप जिले और कोकराझार जिले में खोजा गया है। इसे लोकप्रिय रूप से बर्ड डंग या बर्ड ड्रॉपिंग क्रैब स्पाइडर कहा जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पोषण ट्रैकर पहल को ई गवर्नेंस 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।